Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश में आंसर लिखे जाते हैं और हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसे आंसर्स क्यूरेट करें कि हमें फुल मार्क्स मिले या आधा एक नंबर जो हमारा कट जाता है क्योंकि कभी कभी कीवर्ड्स नहीं होते हैं, कभी कभी हमारी फॉर्मेशन ठीक नहीं होती है, वो सब हम कैसे बचाएं. बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस होता है, 100 मार्क्स लाने का जो प्रोसेस होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर शुरू होता है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश के अंदर फटाफट से सारे चैप्टर्स पढ़ के और एग्जाम्स में जाकर ताबड़तोड़ आंसर्स लिख दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है. आपको पहले से ही आंसर्स लिखना आना चाहिए. एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले हो, क्योंकि आंसर्स लिखना एक आर्ट है, एक कला है. तो आज हम देखेंगे कि बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू राइट आंसर्स, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड सो दैट हम लोग जब आंसर्स लिखें तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल और वेल क्यूरेटेड आंसर्स हो. तो यार सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको आपकी एनसीईआरटी से बहुत अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी. आपको एनसीईआरटी को एटलीस्ट एक बार तो रीड करना पड़ेगा. मैं आपको इंग्लिश के अंदर नहीं कह रही हूं कि 50 बार रिवीजन लगाओ, जितनी बार हो सकता है रिवीजन लगाओ. एक बार भी अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है मेरे साथ में और साथ साथ में खुद से एक बार एनसीईआरटी रीड कर लिए, दैट मींस यू नो द चैप्टर वेल इनफ टू राइट ब्यूटीफुल आंसर्स. ठीक है, तो एक चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है. दूसरी चीज ना, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सीबीएसई क्या पूछते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है एनसीईआरटी कब से अपडेटेड नहीं है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो थोड़े पुराने क्वेश्चंस हो सकते हैं. अगर आप उसी को बेंचमार्क लेकर चलोगे कि बस इसके भरोसे मैं अपने आंसर्स लिखने की तैयारी कर लेता हूं, तो शायद आप पीछे हट जाओगे. क्योंकि ओवर द इयर्स पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हुआ है. तो ऐसे में यू कैन इन्वेस्ट इन अ बुक लाइक दिस, जहां पे आपको सारे के सारे इंग्लिश के चैप्टर्स, आपके राइटिंग सेक्शन के जो पॉइंट्स हैं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सबके अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इट्स अ क्वेश्चन बैंक कॉल्ड मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक. यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कंप्लीट गाइड मिल जाएगी सेल्फ स्टडी के लिए, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. ये गुरुकुल बाय ओसवाल के लिए है 2025 एग्जामिनेशन के लिए. इंग्लिश कोर की है, ऐसी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी आती है. अब ऐसे बुक में इन्वेस्ट करने से होगा ये कि एक तो आपको चैप्टर की समरी यहां पर मिल जाएगी फॉर योर रिवीजन, यू नीड नॉट गो थ्रू एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन. दूसरी चीज ये होगी कि आपको पता चल जाएगा कि यार कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बन के आते हैं और ऑथर्स ने कैसे आंसर्स यहां पर लिखे. नाउ बिकॉज आई एम सजेस्टिंग दिस, तो मैंने यहां पर आंसर्स रीड करके देखे हैं और देखा है कि हाँ वो लेवल मैच हो रहा है. अब यार क्योंकि इंग्लिश बहुत ही सब्जेक्टिव है, तो जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर आया वो आंसर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा. हर एक बच्चे का आंसर डिफरेंट हो सकता है, ऐसे ही हर एक ऑथर का आंसर भी डिफरेंट हो सकता है. बट यू विल गेट एन आइडिया कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे आपके सीबीएसई स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. तो जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, तो क्वेश्चंस को रीड करोगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, क्योंकि दिमाग को फीड करना बहुत जरूरी है. आप जब एनसीईआरटी रीड कर रहे होते हो, वहां पे जो की पॉइंट्स होते हैं वो अपने दिमाग में फीड करें, चैप्टर अपने दिमाग में फीड करा, फिर क्वेश्चंस पढ़े तो क्वेश्चन के जो आंसर्स है, लिखने का जो तरीका है, टेंसेस का जो इस्तेमाल है, ग्रामर का जो इस्तेमाल है, पंक्चुएशंस का जो इस्तेमाल है, दिमाग में फीड करा. उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए ये जाना कि यार मैं अभी कॉम्पिटेंट हूं भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए या नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियसली सीबीएसई ने क्या पूछा है, तो वो जो उनकी मार्किंग स्कीम में आंसर है वो दिमाग में फीड करा. तो आप ना यहां तक, इस लेवल तक तैयार हो चुके होंगे दैट यू विल नो कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आमतौर पर कौन से वर्ड्स हैं जो आंसर्स के अंदर यूज होते हैं. सो दिस इज द प्री स्टेज, जहां पे अब आप अपनी प्रैक्टिसिंग स्टेज पे आ सकते हो, अपने आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हो. जब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है. तो आज के इस वीडियो में हम वही देखना चाहते थे मेनली. बट बहुत बार जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग की जो 2-3 बातें हैं हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पे बड़ी परेशानी होती है. तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन. बेटा जब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक, जैसे मैंने अभी आपको सजेस्ट किया मोस्ट लाइकली, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं. कोई 2 मार्कर है, 3 मार्क्स का है, 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बोर्ड इस वीडियो को देख रहा है. ठीक है, तो अलग अलग नंबर के क्वेश्चन है आपके लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन में. तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये अलग अलग नंबर के क्वेश्चन का अलग अलग उद्देश्य है. जहां पे 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ आपसे चाहते हैं कि आप ब्रीफली
क्विकली आंसर कर दो। आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दी जाती है, वहां पे 4 और 4 या 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर डिटेल दो, आप जो चीजें जानते हो आप उनको डिस्कस करो। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5 में भी अलग अलग किस्म के क्वेश्चन है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कॉन्वर्जेशन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इमेजिन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये क्वेश्चन चाहता क्या है मेरे से। सो सेकेंड स्टेप हमारा वही होगा कि पहले ये समझना है कि क्वेश्चन क्या चाहता है। क्या ये मुझसे हाउ वाई व्हाट पूछ रहा है, मुझे इमेजिन करके लेटर लिखने के लिए कह रहा है, क्या ये मुझे बोल रहा है कि इमेजिन करके कॉन्वर्जेशन बना दो, या फिर मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर कोई स्टेटमेंट देके इन द लाइट ऑफ दैट स्टेटमेंट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन सा क्वेश्चन कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन की आस्क क्या है, क्वेश्चन प्राइमरीली आपसे क्या आंसर निकलवाना चाहता है। क्या ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्योंकि अगर आप इन सारी बातों को मिस कर दोगे तो यू विल बी लाइक मैम मैंने तो आंसर एकदम करेक्ट लिखा था, फिर भी पता नहीं 1 नंबर क्यों कट गया। क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कोई हिडन क्वेश्चन अवेलेबल हो और आपने उसे पढ़ा ही नहीं, उसे आंसर ही नहीं किया और हेंस उसका नंबर कट गया। तो इसीलिए ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं आपके आंसर्स लिखने से पहले, क्योंकि ये नहीं पढ़ोगे तो आंसर कैसे लिखोगे। एक टाइम होता था जब कुछ भी पूछा जाता था तो हम समरी उठाकर लिख देते थे, अब वो टाइम नहीं है। आपकी दिल की तसल्ली के लिए 2020-21 से लेकर अभी तक के सैंपल पेपर्स और पेपर्स जो है आप चेक करके देख लीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इंग्लिश को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हो गए हैं सीबीएसई। और अगर आपके मन में कोई भ्रम रह गया है तो वो भी निकल जाएगा। तो फिर इसके बाद में हम आते हैं जब हमारा फाइनली पेन जो है हमने उठा लिया है, अब हम रीड कर चुके हैं, अब हम पेन उठा रहे हैं, अब हम आंसर करना शुरू करेंगे। याद रखो मैंने बताया हाउ टू राइट आंसर्स इन इंग्लिश। अभी जरूरी नहीं है कि आप में से हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत भी जानता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इंग्लिश के चैप्टर्स को ग्रास्प करना तो जानते हैं, दिमाग में उनके वर्ड्स भी आते हैं, पर उन वर्ड्स को पेन डाउन करना नहीं जानते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी वंस यू मास्टर दिस, आपको प्रैक्टिस लगेगा, बट जैसे आप इसे मास्टर कर लोगे तो उसके बाद में आपको याद भी नहीं रखने पड़ेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, क्योंकि जब तक आप बोर्ड्स तक पहुंचोगे यू विल बी अ प्रो एट इट, एंड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू रीड द क्वेश्चन नाइसली, एकदम अच्छी तरीके से, एंड आंसर इट जैसे मैं आपको बता रही हूँ। So once you start the pen वाला process, you have to start planning the answer। देखो बेटा जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता होता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन से कैरेक्टर के बारे में पूछा है, थीम इन्वॉल्व है क्या, टाइटल इन्वॉल्व है क्या। वहीं से आपके आंसर की प्लानिंग शुरू हो जाती है कि यार इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे पूछा है उसमें मैं क्या जवाब दूंगा, मतलब मुझे कौन से एरिया ऑफ चैप्टर पे इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्यूरेट करना है। विल आई बी टॉकिंग अबाउट द थीम, विल आई बी टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट द टाइटल, विल आई बी emphasizing on the character or a certain event from the chapter। So once you have planned that in your head, इसके बाद में एक रफ स्पेस के अंदर आप कुछ की पॉइंट्स लिख दीजिए। नाउ ये की पॉइंट्स क्या होते हैं? ये की पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत मेरे दिमाग में आते हैं। जब मैं डेवलपमेंट स्टेज पे होती हूँ आंसर के, तो कभी कभी ये की पॉइंट्स मेरे दिमाग से चले जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए जब क्वेश्चन को पढ़ा और अपने दिमाग में आंसर को प्लान किया, तो जितनी भी दिमाग में बातें आ रही थी उस आंसर को लेकर, उन्हें बस किन्हीं तो एक शब्द के अंदर लिख दिया, क्योंकि ये पार्ट मेरा आंसर का चेक नहीं होगा। इन्हें मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मुझे याद आ जाए। याद है जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि बस एक वर्ड आ जाए, एक वर्ड आ जाए, पूरा आंसर आ जाएगा, एक वर्ड आ जाए। वो एक ही वर्ड होता है की पॉइंट, जो आपको रफ वर्क में लिखना होता है, रफ स्पेस में लिखना होता है, और इसी की मदद से जब आप अपना आंसर डेवलप कर रहे होंगे आपको पॉइंट्स याद आते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये की पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए, तो उसके बाद में अब इन की पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर लो। देखो यार, चाहे आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हो या फिर किसी भी लैंग्वेज या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आंसर लिख रहे हो, आपको अपने आंसर्स को हमेशा इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में डिवाइड करना चाहिए। जहां पे आप इंट्रोडक्शन के अंदर प्राइमरीली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आप डिस्कस करते हो चैप्टर का नाम, आपके ऑथर्स या पोएट्स का नाम, इसके बाद में आप थोड़ा थीम या टाइटल को डिस्कस करते हो, थोड़ा उसके बाद में जो आंसर है उसकी तरफ मुड़ते हो और डिटेल वाले सेगमेंट में आ जाते हो।
जहां पे आपको एक्चुअल आंसर करना होता है एंड देन उसके बाद में आप कंक्लूड करते हो अपने पूरे के पूरे आंसर को। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे क्यूरेट होने चाहिए, ऐसे क्रिएटेड होने चाहिए कि अगर डिटेल को बीच से हटा भी दिया जाए तो ये दोनों एक साथ एक फ्लो में लगे। अगर ऐसा आपका आंसर बन रहा है दैट मीन्स आप एकदम सही दिशा के अंदर जा रहे हो। इन एडिशन टू दैट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर इज सर्टेन वर्ड लिमिट गिवन आपके हर एक क्वेश्चन में, तो आप इसको मन चाहे बड़ा चढ़ाकर नहीं लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर एक पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक लाइन में आप इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ना चाहते हो बिकॉज एक 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है, यू कैन डू दैट। आपको कंक्लूजन में बड़ा चढ़ा के पूरा का पूरा समरी लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन एंड योर आंसर इन 1 लाइन। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड डिटेल और कंक्लूजन कितने वर्ड्स में होगा, दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने मार्क्स पे वो क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि भाई कितने क्वेश्चन कितने पार्ट्स में पूछा गया है और कितने मार्क्स का पूछा गया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्ड लिमिट डिसाइड होगी एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्यूरेट योर आंसर। लेट मी टेल यू कि पहले आप जब ये की पॉइंट्स बनाओगे तो यहीं पे सोच लेना कि यार ये बातें तो मैं इंट्रोडक्शन में डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑथर का नाम, मेरा जो टाइटल है, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में जो है मैं इंट्रोडक्शन में डालूंगा, डिटेल के अंदर मैं इवेंट और कैरेक्टर को लिंक करके लिखूंगा एंड कंक्लूजन के अंदर मैं पूरे इसको एक लाइन में समराइज कर दूंगा, ठीक है, या फिर कंक्लूजन को क्वेश्चन के साथ जोड़ के एंड कर दूंगा। तो इस तरीके से यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर की पॉइंट्स इन इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन। अब जब आपने ये ऑर्गेनाइज कर लिया, ये रफ वर्क आप कर चुके हो, तो अब आपके पास सब कुछ तैयार है। अब आपको बेसिक ग्रामर जो आपने आंसर्स रीड कर करके सीखी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं समझ में आती, जब आप आंसर्स रीड करते हो आपके दिमाग में वो फीड होता है, तब जाके वो ग्रामर के फंक्शन समझ में आते हैं। तो जो आपने रीड कर करके बेसिक ग्रामर सीखी है, क्योंकि रूल्स तो आपको आते ही हैं, तो वो जो है यूज करने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास में सारे के सारे पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं। यू जस्ट नीड टू ऐड इज एम आर और आप डेवलप कर लोगे अपने आइडियाज को पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस पे, डिपेंडिंग ऑन कौन से मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन में खत्म करना है या 2 सेंटेंसेस में खत्म करना है, तो आप उसको सेंटेंसेस में बना लेना। और अगर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स और आपको जितने भी पैराग्राफ्स बनाने। डन है क्या? तो अब जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं तो हमारा आंसर, हमारा एक ड्राफ्ट जो है वो हमारे सामने तैयार हो जाता है। इस ड्राफ्ट को रीड करेंगे, रीड करके बहुत बार हमें ऐसी करेक्शन सामने आती हैं, ऐसी गलतियां हम देखते हैं जो हमें लगता ही नहीं है कि हम करते हैं। बहुत जगह इज एम आर की गलती होती है, टेंसेस गलत होते हैं, और बहुत जगह तो हम किसी वर्ड को सोचते हैं पर लिखना भूल जाते हैं। तो जब आप रीड करोगे तो यूल अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ योर आंसर एंड यूल अंडरस्टैंड यहाँ क्या क्या गलती है, उनको फटाफट से बड़े नीट तरीके से करेक्ट कर लो एंड आपका आंसर जो है वो तैयार है। बेटा शुरुआती दौर में जब आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आज आपने मेरी लास्ट लेसन की लाइव सेक्शन में जाकर वीडियो देखी, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, आपने क्या किया, एनसीईआरटी उठाकर फटाफट से चैप्टर की रीडिंग भी लगा ली। अब आपने क्या किया, क्वेश्चंस जो है उसके रीड करने शुरू कर दिए, और उसके बाद में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो आपने सोचा कि इसका मैं आंसर जो है लिखकर ट्राई करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले सेगमेंट से उठा लो, एक क्वेश्चन 5 नंबर वाले सेगमेंट से उठा लो। अब आपने वहां से एक एक क्वेश्चन उठाए और आंसर लिखना जो है वो शुरू किया। आंसर लिखने के लिए आपने क्या किया, ये पूरे 7 स्टेप्स को यूज किया और अपने आंसर को क्यूरेट कर लिया। आपने अपना आंसर जो है वो बुक के साथ भी मिलाकर देख लिया, या जो भी आंसर की अवेलेबल है उसके साथ भी मिलाकर देख लिया। मान लेते हैं दैट यू आर हैप्पी विद इट, अच्छी बात है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे करके आपके जितने भी चैप्टर्स है उनके एक एक 2 क्वेश्चन इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना शुरू कर दो। नॉट जस्ट फॉर योर हाफ ईयरलीज, फॉर योर प्री बोर्ड्स, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, यही चीज फॉलो करो। अब एक पॉइंट पे आप आ जाओगे जहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछता है, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स जाने चाहिए, इंट्रोडक्शन और डिटेल और कंक्लूजन के अंदर मैं कैसे पॉइंट्स को डिवाइड करता हूं। एंड वंस यू रीच दैट स्टेज, जैसे ही आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, तो स्टेज पे पहुंचने के बाद में आपने क्या करना है, ये 2 जो आपके स्टेप्स हैं इनको ओमिट कर देना है। इन स्टेप्स को आपने ओमिट कर देना है। आपको यहां पे बिल्कुल भी की पॉइंट्स पे रफ स्पेस में की पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट डेवलपिंग योर आइडियाज आफ्टर प्लानिंग योर आंसर इन योर हेड एंड स्ट्रेट अवे डेवलप योर आइडियाज इनटू आईडीजी, विच इज इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन। यू कैन स्ट्रेट अवे डू दिस, बट ये जो हमने 2 स्टेप्स ओमिट किए हैं, ये स्टेज तभी आएगा जब आप 20-25 आंसर्स लिख चुके होंगे। मुझे पता है अपने दिमाग में हर एक इंसान राजा होता है और सबको ये लग रहा होता है, ओ माय गॉड इतना सब कौन करेगा, मैं तो फटाफट से बस क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आंसर लिख देती हूँ। वही एक रीजन है कि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं।
अगर आप लैंग्वेज के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो ना, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनके 100 ऑन 100 आते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या करते हो, जब डायरेक्टली जंप करते हो ना क्वेश्चन के बाद आंसर पे, आप प्लानिंग स्टेज खा जाते हो, आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो छोड़ देते हो और ऑथर खुद ही बन जाते हो। नतीजा ये निकलता है एक दो नंबर कटते करते, आधे आधे नंबर कटते करते आप 80 वाले फिगर पे आ जाते हो, 100 में से 80s आने लग जाते हैं। और जो बच्चे थोड़ा बहुत इस चीज को समझते हैं या फिर थोड़ा इंग्लिश का या लैंग्वेज का ज्ञान रखते हैं, वो 90s की लाइन में फॉल करने लग जाते हैं। बट ये आधा आधा नंबर उस इंसान को दुखता है जो 100 नंबर का अपना टारगेट लेकर चलता है। तो मेक श्योर कि ये 2 स्टेप आप इनिशियली जब अपने आंसर्स क्यूरेट कर रहे हो 20 से 25 आंसर्स के लिए जरूर फॉलो करो। आप इसके बाद में एक स्पीड भी पकड़ लोगे एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द वर्ड लिमिट एज वेल। आपको पता लगेगा कि यार मेरे 40 से 50 वर्ड्स कितने लाइनों में आते हैं, मेरे 150 वर्ड्स कितने लाइनों में आते हैं। तब आपको काउंट भी नहीं करना पड़ेगा एंड यू विल गेट एन आइडिया, और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर बाकी सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। You'll need to understand the question, you'll need to keep reading the question till you understand कि ये क्या पूछ रहा है मुझसे। You'll need to plan your answer and develop your ideas into IDC because इसके marks मिलते हैं, and you will need to check your answers again because बहुत बार ऐसी गलतियां होती है जो हम तुरंत पकड़ लेते हैं रीड करते टाइप। इमेजिन करो अगर वो गलतियां आप ना पकड़ो और आपका टीचर पकड़े तो नंबर कट सकते हैं। हो सकता है एक आंसर में आपने 10 गलतियां की है, बट ये जो स्टेप है ये उनमें से 8 गलतियां, 8 से 9 गलतियां तो आपको पकड़वा देगा। एक गलती तो चलती है, उससे नंबर नहीं कटते हैं। CBSE भी उसके लिए मार्किंग स्कीम में कोई ऐसे नंबर नहीं काटने का बोलता। तो इसकी मदद से आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। यार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th के प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, उनको जाकर चेक करो, उनके आंसर्स को जाकर चेक करो। और मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि इन स्टेप्स को यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो इंग्लिश के अंदर तो भी आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखने लगोगे, बट अपने आप को टाइम देना और पेशेंस से, मैं जैसे बता रही थी 20 से 25 क्वेश्चन के आंसर्स करके देखना लिटरेचर और आपके राइटिंग सेक्शन को मिला के। इससे ज़्यादा आंसर्स भी लिख सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। बट जैसे ही आप वो प्री बोर्ड वाली स्टेज पे पहुंचोगे, उसके बाद में जब आप प्रो बन चुके हो, आप आराम से बिंदास अपने सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो एंड यू डोंट रिक्वायर 7 स्टेप्स। उस टाइम पे यू वोंट रिक्वायर, बस 5 स्टेप्स में आपका काम हो जाएगा। Okay, let me know in the comment section if you want me to write an answer for you using these 7 steps in a live class or a video. I will love to do that, और मैं आपके लिए ज़रूर इसको यूज़ करके एक आंसर क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। Also, if you want to buy this book, तो इसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बिल्कुल वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। यार मैंने कुछ एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक से ही उठाए हैं, तो इफ़ यूर कन्फ्यूज कि बुक्स के क्वेश्चन कैसे हैं या फिर इसके आंसर्स कैसे हैं, तो आप मेरी वो PDF चेक कर सकते हो और वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन। ओके, बिकॉज आई ओनली ट्राई टू सजेस्ट अ बुक विच आई बिलीव इन, तो वो मैंने किया है और मेरे ख्याल से आप भी उसके बाद में एक बार पढ़कर आपको लगता है तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट, बट यू डेफिनेटली नीड अ क्वेश्चन बैंक विच हेल्प्स यू थ्रू आउट आपके इंग्लिश में क्वेश्चन को लेकर, आंसर को लेकर, की पॉइंट्स को लेकर, समरीज को लेकर। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, and if you like this channel, if you like this video, please like this video and subscribe to the channel and share this video with your friends. I am awaiting your feedback in comment section. Please do comment down if you want me to make a video on answer writing using these 7 steps, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.